रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि में का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन के जो स्थानिक प्रतिरूप है, अर्थात अलग अलग स्थानों पर, विश्व के अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या परिवर्तन की जो दर है वह दर भी अलग अलग पाई जाती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों के वृद्धि दर की तुलना करते हैं तो तुलना में काफी अंतर पाया जाता है। यहाँ पर हम तुलना करते हैं, देखते हैं विश्व की जो औसत वृद्धि दर थी 1990 से 95 के मध्य, तो उस वक्त 1.6% प्रति वर्ष की वृद्धि से यह जनसंख्या बढ़ रही थी, जो 2010 से 15 के आंकड़ों के अनुसार 1.2% होनी निश्चित है या अनुमानित है। दूसरा देश देखते हैं अफ्रीका, 2.4% वार्षिक वृद्धि दर के साथ 1990-95 के वर्ष में था, जो 2010 से 15 में 2.6% की वृद्धि दर अंकित करेगा। इसी तरह से हम इस सारणी में अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तो सबसे कम वृद्धि दर अंकित करता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में 1990-95 की जनसंख्या वृद्धि 0.2% प्रति वर्ष की थी, जबकि 2010 से 2015 के मध्य यह 0.1% के आसपास की अनुमानित है। अब जनसंख्या वृद्धि में एक विशेष चीज जो सारणी में दिया गया है, उस सारणी के अनुसार जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर एक निष्कर्ष एक चीज सामने आती है। विश्व के विभिन्न भागों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं। पहला तथ्य यह है कि विश्व के अलग अलग भागों में वृद्धि दर अलग अलग है। पहली गौर करने वाली बात है कि विश्व के अलग अलग जो देश है उन अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीपों में विश्व के जो अलग अलग भाग है उन सभी भागों में जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग पाई जाती है। दूसरी विशेष बात है तुलना करने वाली, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक जबकि विकसित राष्ट्रों की कम पाई जाती है। प्रमुख रूप से इस सारणी की तुलना करने पर हमें दो विशेष बातें पता चलती है। एक तो विश्व के सभी भागों में जनसंख्या की वृद्धि दर अलग अलग पाई जाती है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं
जैसे यूरोप महाद्वीप है जो एक विकसित राष्ट्र है, और अफ्रीका महाद्वीप है जो विकासशील है, एशिया महाद्वीप है जो विकासशील देश है। तो इस सारणी की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि विश्व के जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह अधिक पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है, जबकि विकसित राष्ट्र है तो विकसित राष्ट्रों में यह जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है। अब इसी तुलना के आधार पर एक तीसरी बात और सामने आती है, जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास इन दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जो विश्व के अलग अलग देशों या अलग अलग महाद्वीपों के आर्थिक विकास और वहां की जनसंख्या वृद्धि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह बात सामने आती है कि जिन राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है उन राष्ट्रों का आर्थिक विकास ऋणात्मक अथवा कम पाया जाता है, वहां पर आर्थिक विकास कम होता है, जबकि जिन राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है उन राष्ट्रों का आर्थिक विकास की जो दर है वह अधिक पाई जाती है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो ये वाली जो जनवृद्धि है विश्व की 1.2% प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर देखने में बहुत ही कम प्रतीत होती है। विश्व की जो अनुमानित है 2010 से 15 की जो जनवृद्धि दर है 1.2% प्रतिवर्ष की जनसंख्या, ठीक है, यह देखने में बहुत ही कम प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब यह जनसंख्या जब यह न्यून वृद्धि दर जब यह न्यून वृद्धि दर विशाल जनसंख्या पर लागू होती है तो कुल जनसंख्या में काफी बड़ा योगदान देती है। कैसे? देखने में तो यह प्रतीत हो रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह मात्र 1.2% है, ठीक है, मात्र 1.2% है, किंतु अगर यही छोटी सी जनसंख्या वृद्धि दर
विश्व की विशाल जनसंख्या पर अप्लाई होती है तो यह बहुत बड़ा रिजल्ट सामने देती है। जैसे विश्व की अनुमानित जनसंख्या 7 अरब है, 7 अरब जनसंख्या, जनसंख्या है। इस पर जब हम यह 1.2% प्रतिवर्ष की दर अप्लाई करते हैं तो एक वर्ष में लगभग 8.4 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। मात्र एक वर्ष में विश्व में इस दर छोटी सी वार्षिक प्रतिवर्ष की जो दर है इसको 7 अरब की जनसंख्या, जो विश्व की 7 जनसंख्या हो चुकी है 2013 के अनुसार, तो 7 अरब की जो जनसंख्या 1.2 प्रतिवर्ष की दर से अप्लाई करते हैं तो प्रतिवर्ष इसमें लगभग 8.4 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज यह देखने में आती है कि विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर लाइबेरिया, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद रवांडा, उसके बाद नाइजीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं, इन देशों की विश्व जो जनसंख्या वृद्धि दर है विश्व में सर्वाधिक है। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 1.64 प्रतिवर्ष है। तो ये विश्व जनसंख्या का जो परिवर्तन का स्थानिक प्रतिरूप है वह स्थानिक प्रतिरूप है। इस विशाल जनसंख्या में एक चीज और देखने को मिलती है कि किसी भी स्थान विशेष पर जो जनसंख्या है वह प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो प्रतिवर्ष बढ़ती है और कई स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यून होती है। तो किसी स्थान विशेष की जनसंख्या वृद्धि भी एक शोचनीय बिंदु है और किसी स्थान पर जो जनसंख्या है वह न्यून होना भी एक समस्या है। जबकि इस बढ़ी हुई वृद्धि दर में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के समय जो शिशु मृत्यु दर है उस मृत्यु दर में भी वृद्धि होने के चांसेस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, कोई भी क्षेत्र होता है, किसी क्षेत्र में अल्प जनसंख्या
वृद्धि अपेक्षित है। कोई भी स्थान है, उस स्थान विशेष पर जो जनसंख्या परिवर्तन है, ठीक है, उस जनसंख्या परिवर्तन में अल्प जनसंख्या वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि वह अल्प जनसंख्या वृद्धि अपेक्षित है क्योंकि वह उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगी। कोई भी राष्ट्र है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में अल्प जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वह तो अपेक्षित है, क्योंकि वह उस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगी। सकारात्मक योगदान किस तरह से देगी? कोई देश है, उस देश में 100 वर्ष की आयु के मान लेते हैं 10 व्यक्ति है, ठीक है, 90 से 100 के 10 व्यक्ति है और 80 से 90 के समथिंग के 10 व्यक्ति है, 70 से 80 15 व्यक्ति है, ठीक है, और 25 से 80 के बीच 70 के बीच 35 व्यक्ति है और 15 से 25 के 10 व्यक्ति है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 से 15 वर्ष की आयु के 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पर कुल बच्चों का योग 100 हो गया। अब इस जनसंख्या में हम साधारणतः अगर एक विकसित राष्ट्र मानते हैं और विकसित राष्ट्रों में चिकित्सा, शिक्षा और सभी प्रकार की सुविधाएं उचित मात्रा में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर बाकी की जो जनसंख्या सामान्यतः यह मानते हैं कि उम्र के आधार पर ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस स्थान पर सबसे अधिक चांसेस मृत्यु होने के इनके हैं, मृत्यु के सबसे अधिक चांसेस इनके हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चिकित्सा सुविधा, खाद्य पदार्थों की सुविधा बहुत ही अच्छी है। यह एक विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र, ठीक है। इस विकसित राष्ट्र में तो इस आधार पर उम्र के निश्चित पड़ाव के बाद लोगों की जब मृत्यु होती है, साधारण मृत्यु, उसके आधार पर मानते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस इस मृत्यु के हैं। तो अगर यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी तो प्रतिवर्ष या कुछ सालों में, जैसे स्टार्टिंग में ये लोग मर गए, तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल 0 होगी, न्यून होगी, ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पर इस देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या कम होती जाएगी। अगर जनसंख्या वृद्धि दर 0 है या बहुत ही कम है अथवा ऋणात्मक है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष इस देश की जनसंख्या कम होती जाएगी और जनसंख्या कम होती जाएगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जाएगी। इसलिए इन राष्ट्रों में अगर थोड़ी बहुत मात्रा में जनसंख्या वृद्धि दर, अल्प मात्रा में जनसंख्या वृद्धि दर रहती है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष कुछ उम्र के अनुसार लोग मरते रहते हैं और कुछ नए लोगों का जन्म होता रहता है। तो इस आधार पर जनसंख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। तो यह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में अल्प वृद्धि है, वह उस स्थान की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देती है। किंतु एक निश्चित स्तर के बाद, एक निश्चित स्तर के बाद मतलब निश्चित जनसंख्या वृद्धि दर के बाद, निश्चित स्तर के बाद
बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि दर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। इन समस्याओं में सबसे पहली जो समस्या है वह है, समस्याएं उत्पन्न कर देती है संसाधनों का तीव्र गति से संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास, संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास। इससे उस क्षेत्र विशेष में संसाधनों का बहुत तेजी से ह्रास होगा और उस क्षेत्र में संसाधनों की कमी हो जाएगी। संसाधनों की कमी के कारण उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था गिरने लग जाएगी और अर्थव्यवस्था गिरने के साथ साथ संसाधनों की कमी के कारण उस क्षेत्र का जीवन स्तर है, जीवन प्रत्याशा है वहां की, ठीक है, जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जीवन की आशा, जीने की आशा, जिसे एक उम्र एक वर्षों में तय किया जाता है कि जो विकसित राष्ट्र है उन विकसित राष्ट्रों में एक जीवन प्रत्याशा जो है दिख पाई जाती है, जबकि कि विकासशील राष्ट्रों में यह जीवन प्रत्याशा न्यून पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा को जैसे हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की या किसी क्षेत्र विशेष की के लोगों की औसत आयु कितनी है। जैसे हम कहते हैं पहले लोग 100 वर्ष की उम्र तक जीते थे, तो उस वक्त 100 वर्ष तक की आयु तक जीते थे, तो वह जीवन प्रत्याशा ही थी। और आज हम कहते हैं लोग 50-60 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, यह लास्ट में होते हैं लगभग, तो वह जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। तो संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास होगा और जीवन प्रत्याशा कम होगी। संसाधनों का ह्रास होकर जीवन प्रत्याशा कम होगी तो जनसंख्या में तीव्र गति से ह्रास होने लगेगा। ह्रास होना भी चिंता का विषय है। जब संसाधन कम होंगे, जीवन प्रत्याशा कम होगी, तो लोगों की मृत्यु दर में एकदम से मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी, जो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह मृत्यु दर, बढ़ी हुई मृत्यु दर यह बात बताती है कि जो संसाधन पहले जनसंख्या का या पहले उस क्षेत्र की जनसंख्या का पोषण करते थे, अब पर्याप्त नहीं है, अब पर्याप्त नहीं है। तो उस क्षेत्र विशेष का जो है जनसंख्या, जो मृत्यु दर है, बढ़ी हुई मृत्यु दर यह बताती है कि जो संसाधन पहले उस जनसंख्या क्षेत्र की जनसंख्या के लिए काफी थे, वह अब उस जनसंख्या का पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की बीमारियां महामारी, अकाल, बाढ़, जल की कमी, ऐसी कई समस्याएं, कई महामारियां देश में, विश्व में फैल जाएगी। जैसे एड्स का नाम हमने पहले नहीं सुना था,
लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस तरह की महामारी प्रवेश हमारे बीच में आई और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण वह विश्व के बहुत ही बड़े भूभाग पर फैल चुकी है और इसकी वजह से भी लोगों की जनसंख्या काफी कम हुई है। मूल बात यह है कि लोगों की जीवन प्रत्याशा जो समस्या है उसमें लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वह जीवन प्रत्याशा बहुत ही घट जाती है। ठीक है, तो यह कुछ समस्याएं थी। अब इन समस्याओं से बचने का उपाय, जनसंख्या वृद्धि दर है उसको नियंत्रित करने के कुछ उपाय है, तो वह देखते हैं। बच्चों, आपकी जो बुक है उस बुक के सिलेबस में यह बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, इसलिए चैप्टर को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यह उपाय भी शॉर्ट में ही देखेंगे। सबसे पहला साधन है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के अलग अलग जो साधन हैं उन साधनों का प्रयोग करके हम जनसंख्या नियंत्रण को रोक सकते हैं। और परिवार नियोजन में सरकार यह भागीदारी, परिवार नियोजन का कार्य तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, जनसंख्या जो जनता है उसी को करना पड़ेगा, लेकिन जो सरकार की भागीदारी है, सरकार की भागीदारी इसमें सरकार प्रचार कर सकती है। सरकार प्रचार के माध्यम से लोगों तक परिवार नियोजन के फायदे और बढ़ी हुई जनसंख्या के नुकसानों का अगर प्रचार करती है तो साधारण जनता है परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाएगी। इसके अलावा सरकार परिवार नियोजन के जो साधन है नियोजन के साधन, परिवार नियोजन के जितने भी साधन हैं उन साधनों का साधन जनता की आसान पहुंच बनाए। सरकार दूसरा काम यह कर सकती है कि परिवार नियोजन के जितने भी साधन हैं उन साधनों का साधारण जनता की पहुंच उन साधनों तक हो जाए, ऐसा कोई कार्य करे। जैसे उन लोगों के आसपास के क्षेत्रों में वितरण कार्यक्रम, घर घर पे जाकर लोगों को इस प्रकार के साधनों का वितरण, इस प्रकार के कुछ कार्य कर सकती है। तो क्योंकि परिवार नियोजन के जो साधन है वह साधन केवल जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के साथ महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसमें भी बढ़त होगी, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार होगा और महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार होगा तो जो मातृ मृत्यु दर है उस मातृ मृत्यु दर में गिरावट आएगी और हो सकता है शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आए, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके अलावा और भी कई कार्य हैं जिनके माध्यम से हम यह काम कर सकते हैं। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के सख्त कानून बनाकर एवं उन सभी कानूनों का एवं उनका पालन
शक्ति से कर सकती है, कर सकती है। जैसे चाइना है, चाइना में यह कानून बना हुआ था कि वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई हुई थी। एक बच्चे से अधिक होने पर उसके माता पिता में से उनके पिता को कारावास में डाल दिया जाता था। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सख्त कानून बनाया और उस सख्त कानून को बनाकर उसका पालन भी सख्ती से किया। भारत में 2 बच्चों से ऊपर जिसकी संतान होती है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं लिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे सख्त कानून बनाए जा सकते हैं लोगों को कर छूट एवं कर लागू। जैसे देश सरकारों को कर छूट या कर लागू जैसे नीतियां भी बना सकती है कि जिन परिवारों में अगर बच्चे कम होंगे तो वहां पर उन लोगों को कर में छूट दी जाएगी, टैक्स में छूट दी जाएगी, और जहां पर बच्चे ज्यादा है उनके राशन है और बहुत सारी चीजें उन पर टैक्सेस बढ़ा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा का प्रचार प्रसार के साथ साक्षरता दर बढ़ाए। अगर साक्षरता दर बढ़ गई तो लोग साक्षर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और स्वयं भी बढ़ी हुई जनसंख्या के नुकसान और कम जनसंख्या के फायदे जान लेंगे और वह परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपना भरपूर योगदान देंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में